बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। किस प्रकार से हमको कुंडली को पढ़ना होता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी वीडियोस के लिए देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता रहे और आपको आने वाली फलित की कक्षाएं के लिए आपको पूर्व सूचना में से ही आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले जन्म कुंडली पे नज़र डालना शुरू करिए। नज़र डालने का मतलब है, पहले हमने आज तक पहले आपको समझाया है कि कौन से ग्रह आपके कुंडली में उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, उस पर ध्यान दीजिए। जो ग्रह उच्च के हैं वो आपको अच्छे फल देंगे, जो ग्रह नीच के हैं वो आपको थोड़ी अशुभता देंगे। इसलिए सबसे पहले कुंडली में उच्च और नीच की स्थिति को समझिए। तो सबसे पहले इस कुंडली में जो उच्च का ग्रह है वह है गुरु। आपका उच्च का गुरु है। अब ये उच्च का गुरु होने से वो किस किस को फायदा करेगा, किस किस चीज़ का है। एक तो जो इसके कारक तत्व हैं गुरु के, जैसे ज्ञान का है, शिक्षा का है, आपके संतान का है, धर्म का है, बड़े भाई बहनों का है, तो इन चीज़ों से इस जातक को अच्छा इस जन्म में लाभ रहेगा या इनसे फ़ायदा होगा या इनके साथ कार्य करने से उसको हमेशा उन्नति होगी। उसके बाद में अब ये देखिए कि कौन से ग्रह नीच के हैं। अब इस कुंडली में देखें तो चंद्रमा यहाँ पे नीच का है। तो नीच का होने के कारण अब चंद्रमा किस किस के लिए खराब रहेगा या पूर्व जन्म में चंद्रमा के जितने कारक तत्व थे उनके पाप कर्म ये अब लेके आए हैं, उनको इस जन्म में उनको क्षय करना है। तो इसलिए चंद्रमा माता का कारक है, एक लग्न का स्वामी हो गया, तो उनके और जिससे दृष्ट हो, जिसके साथ बैठे हो, तो यहाँ किसी से दृष्ट नहीं है और ना किसी से साथ बैठे हुए हैं। तो अब आप आइए देखें कि गुरु जो था छठे भाव का भी स्वामी था और नवम भाव के भी स्वामी थे। तो इनके छठे और नवम के भी इनको जितने भी कारक तत्व हैं और इनसे संबंधित जो बृहस्पति से कोरिलेटेड करते हैं उनका ये जातक को फायदा होगा या नुकसान होगा। गुरु और चंद्रमा, अब दोनों की स्थिति को आप नवांश कुंडली में भी जाके देखिए कि इनकी स्थिति ठीक हुई है, वैसी है या थोड़ी कमी आ गई। यदि कमी आ गई तो जो फल गुरु उच्च के यहाँ दे रहे थे वो इतना दे नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से जहाँ चंद्रमा नीच के फल दे रहे थे वो वहाँ पे अच्छी स्थिति में होने से वो अशुभ परिणाम नहीं देंगे और शुभ परिणाम की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए गुरु नवांश कुंडली में तुला राशि में गया। तुला राशि का स्वामी शुक्र गुरु का शत्रु तरह होता है, तो अतः यहाँ पे गुरु की स्थिति कमज़ोर हो गई। इसी प्रकार से चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में जाने से सिंह उसका मित्र है, का स्वामी मित्र है सूर्य, इसलिए इसकी स्थिति यहाँ जाने से सुधरी है। अब इसके बाद में आइए आप कौन ग्रह अस्त है। जो सूर्य के पास ग्रह होते हैं वो अस्त होते हैं। सूर्य 4 डिग्री का है और बुध आपके 27 डिग्री का है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है सूर्य और बुध में, तो यहाँ बुध अस्त नहीं है। तो यहाँ कुंडली में कोई ग्रह अस्त नहीं है। यदि ग्रह अस्त होता है तो वो अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। अब इसके बाद में देखिए कि कौन कौन से ग्रह शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं और अब उसके बाद उच्च नीच अस्त देखने के बाद में कौन से ग्रह स्वराशि के हैं। तो यहाँ पे स्वराशि का बुध है। खुद के घर में बैठना किसी भी ग्रह का अच्छा माना गया है, तो यहाँ बुध भी अपने अच्छे परिणाम देगा। बुध व्यापार का कारक है, शिक्षा का कारक है और
बुद्धि का, शिल्प कला का, जो जो भी कारक तत्व आपको बताए हैं उन पे ध्यान देना है। तो बुद्ध के लिए बुद्ध भी अपने अच्छे परिणाम देगा। अब बुद्ध किस किस भाव का स्वामी है उस पे भी ध्यान दे लीजिए। यहाँ तीसरे भाव का और आपके द्वादश भाव के दोनों के स्वामी है, यानी मिथुन राशि द्वादश भाव में बैठी है और कन्या राशि इनके तीसरे भाव में। तो तीसरे और द्वादश भाव के भी ये परिणाम सही देंगे। अब इनके बाद में आ जाइए कि कौन से ग्रह आप शुभ ग्रह से युक्त है, कौन सा भाव शुभ ग्रहों से युक्त है। जो भाव शुभ ग्रह से युक्त है वो अच्छे परिणाम देगा। शुभ ग्रह कौन है इसमें? गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है और बुध है। तो गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह से साथ होते हुए लग्न में बैठे हैं, तो यानी कि इनका शरीर, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, समाज में प्रतिष्ठा ये अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ दोनों शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन आपस में ये भी देख लीजिए कि इनमें मित्रता है या शत्रुता है। यहाँ पे शुक्र और गुरु दोनों एक तरह से मंत्री हैं और दोनों शुभ ग्रह, लेकिन विचारों में दोनों की मतभेदता है। एक शुक्र जो राक्षसों के देवता हैं और गुरु जो देवताओं के देवता हैं, तो दोनों में विचारों में मतभेदता रहती है। अतः इनके और जो इनसे बड़े अधिकारी होंगे या जो बड़े होंगे इनसे आपस में विचारों में मतभेदता रहेगी। क्यों? गुरु अलग बात करेंगे, शुक्र अलग बात करेंगे। और लग्न आपका सिर होता है, जो दिमाग जैसा सोचेगा वैसे ही इसमें जो ग्रह जैसे बैठे होंगे वहाँ पे है। अब इसके बाद में बैठने के साथ में अब देखिए उस भाव पर किस किस ग्रहों की दृष्टि है। जितने पाप ग्रहों की दृष्टि होगी उसमें अशुभता बढ़ती जाएगी, और जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी उतनी ही शुभता बढ़ती जाएगी। यहाँ हम देखें तो पाप ग्रह मंगल की दृष्टि एक चौथी होती है, चौथी यहाँ पे पड़ रही है, सातवीं शनि पे पड़ रही है और आठवीं राहु पे पड़ रही है, यानी कि लग्न पे नहीं है। ऐसे ही शनि की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आपके 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो यानी कि यहाँ पे आपके ना मंगल की दृष्टि पड़ रही है ना शनि की दृष्टि पड़ रही है। गुरु हमें वहीं बैठे हुए हैं, तो इस वजह से उनकी 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे और 9वीं दृष्टि 9वें भाव में पड़ रही है। तो गुरु देख रहे हैं जो चंद्रमा को देख रहे हैं और शनि को देख रहे हैं। ऐसे ही मंगल और शनि यहाँ धनु राशि को देख रहे हैं, यानी कि छठे भाव पे धनु राशि को देखने के कारण बृहस्पति पर भी कुछ प्रभाव आएंगे। क्यों? कि बृहस्पति का ये यहाँ पे स्वामित्व है उसका, इस कारण से छठे भाव के लिए परिणाम यहाँ भी मंगल और शनि का कुछ प्रभाव आएगा। फिर आप ये देखिए कि ये किन किन के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। यदि ये जो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों के नक्षत्र में बैठे हैं, मित्र के ग्रह के उसमें बैठे हुए हैं नक्षत्र में, तो वो अच्छे परिणाम देंगे। ये शत्रु के घर में बैठे हैं, पाप ग्रहों के नक्षत्र में बैठे हैं, तो उनमें थोड़ा सा पापत्व आएगा। अब यहाँ देखिए कि गुरु हमारे पुख्य नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। शनि और बृहस्पति में समभाव का परिणाम होता है, और शनि बृहस्पति की राशि में भी बैठे हुए हैं, अतः इनका संबंध बन गया। बृहस्पति शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो शनि का प्रभाव भी गुरु पर आएगा। इस प्रकार से लग्न पर शनि की भी किसी न किसी प्रकार दृष्टि संबंध नहीं होते हुए नक्षत्र और राशि का संबंध होने के कारण भी संबंध बनते हैं। संबंध कुंडली में 4 प्रकार के होते हैं। एक तो साथ बैठना, एक दूसरे की राशि में बैठना, या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठना, ये भी संबंध माने गए हैं। आमने सामने में, या एक दूसरे को देखना, ये भी एक प्रकार का संबंध है। या उसकी राशि में बैठ के और उस ग्रह को देखे, तो ये भी एक प्रकार का संबंध है। तो हम ये देखें कि जितने पाप ग्रह उस जगह को देखेंगे उतना ही अशुभता करेंगे, जितने शुभ ग्रह उसको देखेंगे उतनी ही ज़्यादा शुभता करेंगे। इसी प्रकार से हम आपको देखें कि वो
क्या 6, 8, 12 के स्वामी हैं? यदि वो 6, 8, 12 के स्वामी हैं तो वो जहाँ जाके बैठते हैं उसमें थोड़ी सी अशुभता लाते हैं। या 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति है जो लग्न में बैठा हुआ है, उच्च का है, अतः 6ठे भाव के स्वामियों के यहाँ बैठना अच्छा नहीं माना गया है। या आप देखिए उस ग्रह के या भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हैं क्या? यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो वो पाप कत्री में कहलाएगा, और यदि उसके दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे होंगे तो वो शुभ कत्री में कहलाएगा। अब यहाँ देखिए बुध और सूर्य बैठे हैं, एक शुभ है और एक पाप है, लेकिन इधर कोई भी ग्रह नहीं बैठने के कारण ये ना तो पाप कत्री कहलाएगा ना शुभ कत्री कहलाएगा। इधर देखिए केतु के एक तरफ मंगल है, एक तरफ चंद्रमा है, तो ये सम हो जाएगा। ये चौथा भाव पर यहाँ ज़्यादा पापत्व है। केतु यहाँ स्थित है और मंगल आपके एक साइड में है, तो दो पाप ग्रह हो गए। एक तरफ शुभ है तो पापत्व ज़्यादा है, तो इस और चंद्रमा नीच का भी है, इसलिए माता की तरफ से इनको थोड़ा सा माता को कष्ट रहेगा, शारीरिक बीमारी रहेगी, ये वाली बात। शनि की और मंगल आपस में दोनों दृष्ट हैं, दोनों की दृष्टि एक दूसरे को नुकसान करती है। तो शनि यहाँ तीसरे भाव पे और वह मंगल कारक जो छोटे भाई बहनों का है उस पर दृष्टि होने से छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि शनि पे और फिर 8वीं दृष्टि राहु पे, यानी कि मंगल का पापत्व यहाँ और यहाँ पड़ने से दसम भाव यानी पिता को भी जल्दी अवस्था में या तो शारीरिक कष्ट हो या जब कोई और परेशानी हो सकती है। शनि पर दृष्टि नवम भाव में होने से आपस में ये जो तीसरा भाव के जो भी कारक तत्व है, यानी छोटे भाई के तो उसकी पत्नी को कष्ट हो या छोटी बहन को हो तो उसके पति को, ऐसे ही ससुराल पक्ष में उसके जो छोटे साले और साली होंगे उनको भी कष्ट हो सकता है। इस प्रकार से हम देखें पाप ग्रहों की जो दृष्टि और शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ कत्री या पाप कत्री, इस तरह से ग्रह अस्त तो नहीं है, ग्रह नीच का है या उच्च का है या किस भाव का स्वामी है। ये त्रिकोण भाव का स्वामी यहाँ बृहस्पति शुभ होता है और लग्न में उच्च का होकर बैठने से अच्छा रहेगा। जातक धर्म के प्रति भी रुचि अच्छी रहेगी और भाग्य भी उसका पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अच्छा फल देगा। इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से नवांश कुंडली में कोई ग्रह जाके नीच का नहीं हुआ है। शनि यहाँ भी बृहस्पति की राशि में था और यहाँ भी बृहस्पति की राशि में ही है, तो शनि अच्छा प्रभाव देगा। इसी प्रकार से आपका लग्न वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का मतलब जहाँ जन्म कुंडली में वही हो, लग्न में भी वही राशि हो और नवांश कुंडली में भी वही राशि हो, यानी कि यहाँ भी कर्क राशि है और कर्क राशि का है, तो यानी कि यहाँ लग्न वर्गोत्तम है। इसी प्रकार से बुध भी वर्गोत्तम है। बुध यहाँ भी मिथुन राशि में है और वहाँ भी मिथुन राशि में है, अतः यहाँ बुध आपका वर्गोत्तम होगा और ग्रह कोई भी वर्गोत्तम नहीं है। इस प्रकार से वर्गोत्तम ग्रह होने से बुध के अच्छे परिणाम होंगे और लग्न है, शरीर है तो शरीर से संबंधित अच्छे परिणाम होंगे। पहली कड़ी में आपको थोड़ा सा इस तरह से विश्लेषण बताया है। अब अगली वाली कड़ी में हम कौन सा लग्नेश या कौन सा भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठ जाता है, वो कैसे परिणाम देगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते रहिए आप। धन्यवाद।